आज मैं आपको ये साइंस पढ़ाऊँगा, क्लास 9th का चैप्टर 1। तो इसमें चैप्टर 1 में देखिए चैप्टर 1 में है आपको पढ़ना है पदार्थों के भौतिक गुण। ये पदार्थ इस संसार में जो आप देखते हैं कई तरह के पदार्थ आपको पाए जाते हैं, ठीक है। चाहे आपका जो है एक गिलास पानी हो गया, बर्फ़ हो गया, ये मग है, आइसक्रीम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, टेबल चेयर हैं, बहुत सारे के सारे क्या हैं, पदार्थ हैं, ठीक है। तो आप लेकिन देखिए क्या कहते हैं, हवाएं हैं, गैसें और बहुत सारी गैसेस हैं। तो आप देखिए ये कोई भी पदार्थ हो तो आपने कुछ चीज़ें उनमें कॉमन देखी है, कुछ चीज़ें उनमें उनकी जो है सब में पाया जाता है। जैसे अगर कोई पदार्थ है, ठीक है, तो उसका अपना एक जो है आकार होगा, एक आकृति होगी। कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिनकी अपनी आकार और आकृति होगी। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनका आकार और आकृति कोई निश्चित नहीं होगा, जहाँ पे भी आप रखो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसी बर्तन में वो उसी के अनुसार ढल जाते हैं। तो इसी आधार पे, ठीक है, पदार्थों में किस टाइप का जो है कौन सी आकृति होगी, अगर हम उसको जो है प्रेस करेंगे, कॉम्प्रेस करेंगे तो कैसा बिहेव करेगा, इन्हीं सबको समझने के लिए हमें ये पदार्थों के गुण के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी पदार्थों के गुण। अब उसमें आप देखिए सबसे पहले इस ब्रह्मांड के जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें पार्टिकल्स कहते हैं। तो आप जैसे कि आप देखिए, आप एक गिलास पानी लीजिए, ठीक है, उसमें आप क्या करिए, कुछ नमक, 1 चम्मच नमक आप डालिए। आप देखिए नमक के टुकड़े पहले बड़े भी रहेंगे, ठीक है, घोलते घोलते क्या होगा, उसमें एकदम बिल्कुल घुल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो पदार्थ अपने उसमें जो नमक का टुकड़ा है वो छोटे छोटे कणों में अपना उसमें मिक्स हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, कितने छोटे होते हैं। तो कण देखिए कोई भी पदार्थ है, ठीक है, वो छोटा, इतना छोटा होगा कि अगर आप जो है एक चम्मच नमक लीजिए तो उसमें मिलियंस ऑफ जो है पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे छोटा होगा, आगे चल के आप उसे पढ़ेंगे, उसको जो है वो एटम्स, मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, और जो वो बने होते हैं वो परमाणु से। वो आगे के तीसरे चैप्टर में हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी ये समझ लीजिए कि पानी की एक बूंद में करोड़ों पार्टिकल जो है पानी के जो है वो होते हैं, ठीक है। अब तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये देखिए छोटा कितना होता है कि सोचिए आपने 100 ml जो है ये पानी लिया, उसमें जो है आपने पोटेशियम परमैंगनेट या लाल रंग का कुछ आपने डाल दिया। अब उसमें से एक क्या कहते हैं 100 ml लिया है, उसमें से आप क्या करिए 10 ml निकाल के एक बड़े बर्तन में जिसमें पहले से 90 ml पानी भरा हुआ है, मिलीलीटर पानी भरा हुआ है, आप उसमें डाल दीजिए तो उसका रंग हल्का हो जाएगा। फिर जो हल्का हो गया है दूसरा वाला ये, ठीक है, इसमें से जो है आप क्या करिए, इसमें से 10 ml निकालिए थोड़ा सा, ठीक है, एक तीसरे बर्तन में आप रख सकते हैं, रखिए उसको। तो आप देखेंगे कि जिसमें पहले से 90 ml पानी भरा हुआ है, आप इसमें डालेंगे तो देखेंगे कलर और हल्का हो जाएगा, यानी कि जो कण था वो और पूरे पानी में फैल गया है। या ऐसे समझ सकते हैं, एक बाल्टी आप रंग घोल के रखिए, उसमें से एक गिलास निकाल के दूसरी बाल्टी में डालिए, देखिए वो दूसरी बाल्टी जो है लाल हो जाएगी। फिर दूसरी बाल्टी से एक गिलास निकाल के तीसरी में डालिए, तीसरी भी हल्की हल्की लाल हो जाएगी। फिर चौथी में डालिए, यानी कि आप देखेंगे चाहे जितना कम होता जाए, लेकिन क्या होगा कि वो अपनी जो लाल रंग है वो जैसे जैसे आप दूसरे बर्तन में डालते जाएंगे वो हल्का होता चला जाएगा, लेकिन आपको दिखेगा कि हाँ है। तो पदार्थ इतने छोटे छोटे, उसमें इतने छोटे हो सकते हैं कि आप उनको जो है छोटे भी रहेंगे तो भी आपको वो दिखाई पड़ते रहेंगे, उनका असर दिखाई पड़ता रहेगा। अब हम समझते हैं कि जो पदार्थ के कण हैं उनके गुण क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये पदार्थ के जो कण अभी मैंने जिनकी बात करी थी बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो देखिए हमारे पास 3 टाइप के जो है पदार्थ हैं, एक सॉलिड यानी ठोस है, दूसरा लिक्विड द्रव है, तीसरा उस गैसियस फॉर्म में है, गैस। तो हम जैसे आप देखिए बर्फ आप लेते हो सॉलिड होता है, ठीक है। लिक्विड पानी देखिए, अगर बर्फ अभी पिघल जाए तो पानी बन जाता है, ये देखिए पानी बना हुआ है, ठीक है। और अगर पानी को आप गर्म करते 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 एक ऐसी स्थिति आएगी वो उबलने लगेगा और उबल के भाप बन के वो उड़ने लगेगा। तो अब इन पदार्थों के गुण क्या होते हैं।
तो देखिए ये जो ये बर्फ है, बर्फ में जो पानी के जो अणु हैं, ठीक है, वो देखिए एक लाइन में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में वो जो है ऑर्गेनाइज रहते हैं। देखिए एक लाइन से जो है सब बने हुए हैं। लेकिन जब ये बर्फ पिघलता है तो इसके अणु इधर उधर जो है वो स्कैटर्ड फैल जाते हैं, किसी निश्चित आकार में वो नहीं रखे होते, ठीक है, पानी बन गया। और जब पानी को आप गर्म करिए तो उनमें और ऊर्जा आ जाती है और वो इधर उधर किसी भी दिशा में जो है और दूर, बल्कि दूरी भी बढ़ जाती है। देखिए दूरी भी बढ़ जाती है और जो है रैंडमली वो इधर उधर कहीं बहुत तेज़ी से उनका मूवमेंट भी होता रहता है। तो इस तरीके से कोई भी पदार्थ है तो ठोस से उसको द्रव में बदला जाता है और द्रव से जो है और ऊर्जा दी जाएगी तो गैस में भी उसको बदला जा सकता है, ठीक है। तो आगे चल के आप देखेंगे कि अगर जो है ठोस है, ठोस को द्रव में बदलिए तो उसको कहते हैं पिघलना, मेल्टिंग। क्या होता है? ठोस से द्रव, जैसे बर्फ होता है, बर्फ को आप जो है खुले में छोड़ दीजिए तो क्या होता है? बर्फ धीरे धीरे पिघल जाती है, ठीक है। और बर्फ जब पानी बन गया, अब जब पिघल जाती है तो फिर हम उसको जो है पानी को हम गर्म करते रहते हैं तो हम कहते रहते हैं पानी भाप बन के उड़ रहा है, उसको कहते हैं वेपराइजिंग। क्या कहते हैं? वेपराइजिंग। तो वेपराइजिंग में देखिए पानी के जो कण हैं, अणु यहाँ कण मतलब कण हैं, वो दूर दूर हैं। सबसे नज़दीक बर्फ में थे, उससे दूर पानी में थे और उससे दूर जो है भाप में थे, ठीक है। अब क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? तो आपने देखा होगा कि भाप को अगर वो एक ढक्कन आप रख दीजिए तो उसमें क्या होता है? पानी की बूंदें जाके वो भाप जो चिपकता है और फिर वो ठंडा होकर वापस पानी बन के बूंद गिरती है। तो इस क्रिया को कहते हैं कंडेंसेशन कहते हैं, यानी कि संघनन, यानी कि भाप जो है संघनित होकर पानी बन जाता है, इसको कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। और अभी आप जो है पानी को उठा के आप क्या करिए, उसमें फ्रीज में डाल दीजिए, फ्रीजर में, तो क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? वो सारा का सारा पानी किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। उसको कहते हैं फ्रीजिंग। फ्रीज से फ्रीज, तो फ्रीज हो जाता है पानी, जो है बर्फ में बदल जाता है, तो इसको कहते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। अब अच्छा एक चीज और आप समझ लीजिए, एक चीज देखिए, बर्फ को पानी बनाया तो ऊर्जा देनी पड़ी। बर्फ को हल्का हल्का गर्म करिए, पानी बन जाता है। पानी को हल्का हल्का और गर्म करिए तो भाप बन जाता है। इसका उल्टा, यानी कि जब भाप से पानी बनेगा तो ऊर्जा निकलेगी और पानी से जब बर्फ बनेगा ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। ऊर्जा देना और ऊर्जा निकलना, ये अंतर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये फ्रीज जो है, फ्रीज क्या करता है? पानी से ऊर्जा निकाल के बाहर फेंकता है, तब जो है पानी बर्फ में बनता है, ठीक है। और बर्फ को पानी बनाना होता है तो ऊर्जा आप जो है हल्का हल्का गुनगुना करते हो, गर्म करते हो। कभी कभी आप देखिए दूध आप फ्रिज में डाल देते हो, जम जाता है, तो आपको चाय बनानी होती है तो क्या करते हो? दूध को आप जो है पैन में डालते हो, वो जमा हुआ दूध फिर गर्म हो गया, वो चाय पहले दूध पिघलता है, जो उसमें पानी रहता है वो पिघल जाता है, फिर आपका चाय बनता है, ठीक है ना। और आपको कभी जो है आइसक्रीम बनानी हो तो पानी को आप इसका उल्टा करते हो, ठंडा करते हो, ठीक है। यानी कि वो उसकी पानी की ऊर्जा को निकाल रहा है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब भी जो पदार्थ हैं, ठीक है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, उनके अणुओं के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होती है, ठीक है। जैसे देखिए ये जब ये थे तो ये इनके बीच की दूरी है, ठीक है। जब ये क्या कहते हैं पानी था तो उनके अणुओं के बीच की दूरी थोड़ी बढ़ गई। जब गैस बना तो अणुओं के बीच की दूरी और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। यानी कि जो आप ऊर्जा दे रहे हो उस ऊर्जा से अणुओं के बीच की दूरी आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो पदार्थों के कणों के बीच में जो है वो दूरी होती है। और दूसरी चीज़, पदार्थ के जो कण होते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं। अब आपको दिखाई पड़ता है पानी, आप एक बाल्टी में रख दीजिए, गिलास में ले लीजिए, तो पानी से पानी जो कण हैं वो लगातार इधर उधर गति करते रहते हैं। अब आप कहोगे तो दिखाई नहीं पड़ता, पानी तो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, तो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। तो आप एक काम करिए, एक गिलास पानी लीजिए, जैसे लिया, और उसमें क्या करिए, एक छोटा सा एक कण जो है उसका डाल दीजिए, क्या कहते हैं लाल रंग का, और देखिए थोड़ी देर बाद छोड़ दीजिए।
अपने आप लाल रंग पूरे पानी में फैल गया। किसने फैलाया? अगर पानी का कण गति ना कर रहा होता तो रंग तो वहीं रह जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? धीरे धीरे पूरा, इसका मतलब कि जो कण पूरे उसमें उसने रंग को जो है पूरे पानी में फैला दिया। आप देखिए लाल दवा जो है ये लोग कुएं में डालते हैं तो पूरा पानी लाल हो जाता है, उसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। पानी के शुद्ध करने, पानी को जो है साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि पदार्थ कोई भी होगा उसके कण जो है गति करते रहते हैं। अब निर्भर ये करेगा कि ठोस रहेगा तो गति कम होती है, बस इधर उधर हिलते हैं। जब द्रव रहता है तो और ज़्यादा जो है चल पूरे द्रव के अंदर सतह में घूम पाते हैं। और जब गैस रहता है तो जितना पूरा उनको जगह मिलता है, जैसे कमरे में अभी आप सेंट छोड़ दो, सेंट स्प्रे कोई कर दे तो आप बगल वाले कमरे में बैठे रहो तो आपको पता चल जाती है किसी ने सेंट लगा रखा है। क्यों? उसको पूरे पूरे जहाँ जहाँ उसको जगह मिलता है वो फैल जाता है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा गति जो है गैसों में होती है, उससे कम जो है द्रवों में होती है, और सबसे कम केवल अपनी जगह पे हिलते हैं वो होता है ठोस में, ठीक है। अब पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पार्टिकल्स हैं, देखिए ये भी एक गुण होती है कि ऐसा नहीं कि कोई पदार्थ, अब सोचिए पानी रखा हुआ है, ठीक है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसीलिए वो वहाँ पे बंधे रहते हैं आपस में एक दूसरे से। इसीलिए ठोस जो है ठोस बना रहता है। आप हथौड़े से तोड़िए, वो ऐसा नहीं कि जब बहुत ज़्यादा दम लगा देते तब वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, टूट के अलग होते हैं, वरना तो हल्का बल लगाने पे वो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। ऐसे देखिए पानी के जो है ग्लास के अंदर आप देखिए कंकड़ मारिए, वापस सतह इधर उधर हिलेगी, वापस फिर पानी अपने सतह पे वापस सब लौट आएंगे कण। तो एक दूसरे को खींच के रखते हैं, बांध के रखते हैं, ठीक है। ऐसे जो है क्या कहते हैं, तो इस पदार्थों के जैसे अभी क्या करिए, पानी में पानी के ऊपर सतह पे आप एक पत्थर मारिए तो सतह जो ऊपर की हिलती है, बगल वाली सतह भी वो जो है उसको हिला देती है। तो इस तरीके से जो है पदार्थ एक दूसरे को आपस में जो है कनेक्टेड, जो कण हैं उनके आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे देखिए इसमें चित्र में जो है अभी 3-4 लोग लोग लाइन में खड़े हो जाएं, एक को जो है एक दूसरे को हाथ पकड़ के खड़े रहें, एक को झटका लगेगा, दूसरे उसका झटका जो है दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे लोग लाइन में खड़े रहते हैं, अभी लाइन गिरते 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 पीछे तक चले जाते हैं। आपने देखा होगा, जैसे प्रेयर की लाइन में आप कभी लगे हो और आप शरारत करने के चक्कर में आपने किसी को धक्का दे दिया तो सारे बच्चों को धक्का लगता चला जाता है। तो इस तरीके से जो है पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित अट्रैक्ट करते हैं। अब पदार्थों की अवस्थाएं देखिए, पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, जो अभी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। ठोस आप लोग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बर्फ, जानते हैं। बर्फ को जो है मेल्ट करिए यानी पिघलाइए, ठीक है, पानी बन जाता है, यानी कि ऊर्जा दीजिए। और अगर पानी को जो है आप और ऊर्जा दीजिए और उसको गर्म करिए तो वो गैस में बदल जाता है, ठीक है। और अब इसका उल्टा, गैस को अगर आप जो है यानी भाप को आप जो है कंडेंस करिए, कंडेंस मतलब संघनित करना, ठीक है, तो गैस क्या होता है, वापस पानी में, यानी कि भाप वापस पानी में बदल जाता है। और इसके बाद जो है देखिए गैस पानी में बदल गया, अब पानी को वापस आप फ्रीज करिए, फ्रीजर में डाल दीजिए तो वापस जो है वो बर्फ में बदल जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और होती है सब्लिमेशन आप समझिए क्या होती है। कभी कभी आप देखिए सॉलिड किसी कोई ठोस हो, आप उसको गर्म करिए सीधे वो भाप में बदल जाता है। जैसे देखिए आपने कपूर देखा है, कपूर को गर्म करिए सीधे जो है ठोस से, तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। और उसको ठंडा करिए, वो डिपोजिशन वापस जो है वो ठोस में बदल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक अवस्था से दूसरे अवस्था में उसको बदला जाता है। और अब एक चीज आपने समझ लिया होगा कि अवस्था परिवर्तन ठोस से द्रव, द्रव से गैस, या गैस से द्रव, द्रव से ठोस, या गैस से सीधे जो है ठोस, सब में संभव है, ठीक है।
यानी कि एक इस अवस्था से दूसरी अवस्था में आप परिवर्तन कर सकते हो। जब आप पदार्थ के कणों के बीच की दूरी बढ़ाते हो तो आपको ऊर्जा देनी पड़ती है। यानी कि ठोस में दूरी नज़दीक थी, आपने उनको दूर किया, आपने ऊर्जा दिया, और दूर करना हो तो और ऊर्जा देनी पड़ेगी, वापस लाना है तो ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। यानी भाप से आप, यानी भाप या गैस से आप ऊर्जा निकाल लोगे तो पानी बन जाएगा, पानी से ऊर्जा और निकालोगे तो वो ठोस बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कण जो है सॉलिड में बिल्कुल पास पास होते हैं, लिक्विड में यानी द्रव में नज़दीक होते हैं, सॉरी लिक्विड में और दूर होते हैं। ठीक है, और गैस में और दूर दूर होते हैं। ठीक है, और देखिए ये वही बात, ये वाइब्रेट कर सकते हैं, मतलब अपने स्थान पे इधर उधर हिल सकते हैं, छोड़ नहीं सकते, वरना क्या होगा कि लोहा जो है, लोहे का शेप वो चेंज हो जाएगा। हाँ, रबड़ में देखिए आप चेंज करिए लेकिन वापस फिर वैसे ही हो जाता है। ठीक है, यानी कि पार्टिकल अपने स्थान पे वाइब्रेट कर सकते हैं। अच्छा, इनकी एनर्जी देखिए लो होती है, सबसे कम एनर्जी जो है, जो पार्टिकल्स होते हैं सबसे कम एनर्जी इनकी होती है। वही जब आप एनर्जी देते जाते हो, एनर्जी बढ़ती जाती है तो वही लिक्विड बनता है, और एनर्जी बढ़ती है, हाई एनर्जी हो जाती है तो वही गैस बन जाती है। और एनर्जी वापस निकाल लो, हाई है निकाल लो, द्रव बन जाएगा, और निकाल लो वापस ठोस बन जाएगा। इसके आगे भी जो है एक प्लाज्मा स्टेट होती है, चौथा स्टेट, हाई आयोनाइज्ड एनर्जी वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनको प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। वो आपके सिलेबस के बाहर है लेकिन आप नाम जानते रहिए। तो उसके अलावा भी एक स्टेज और है, 5th स्टेज है। ठीक है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप उसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। अब क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं? आपने भी देखा कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, वो बिल्कुल बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो अवस्था बदल रहे हैं उसको बदलने के लिए, ठीक है, उन्हें आपने देखा कि ऊर्जा देनी पड़ती है। यानी आप ताप बढ़ाओ, ठीक है, तो जो है अवस्था उनकी परिवर्तित होती है। तो आप देखिए जैसे 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 ताप बढ़ता है, ठीक है, आपका क्या कहते हैं, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ठीक है, और इसका उल्टा, गैस से द्रव और द्रव से सॉलिड यानी कि ठोस, ये बनता रहता है। ठीक है, यानी कि ताप बढ़ाते जाओ, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आप जा सकते हैं, और ताप कम करते जाओ। ठीक है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, देखिए जैसे देखिए कोल्ड है, लिक्विड गर्म कर, आपका प्रभाव आप ऐसे समझिए कि दाब लगाने से क्या होगा। अगर आपके पास गैस है, आपने देखा होगा जब टंकी लेके आता है, एलपीजी सिलेंडर जो आपके यहाँ खाना बनता है, आपने देखा होगा कि रहता गैस है लेकिन आप उसको हिलाइए तो उसमें से आवाज़ आती है जैसे कुछ पानी टाइप का भरा है, यानी कि लिक्विड आ गया है। यानी कि जब ज़्यादा प्रेशर पे आप गैसों को भरते हैं तो क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो पास पास आ जाते हैं। जब पास आ गए तो यानी कि जब दूर थे तो गैस थे, पास आ गए तो लिक्विड बन गए, इसीलिए उसको एलपीजी कहते हैं, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी कि उसको आपने द्रवित कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 14 किलो की टंकी आपने देखा घर में इस्तेमाल होती है। तो देखिए जैसे गैस है, आप सिलेंडर से इस पिस्टन से दाबिए तो कण क्या होगा, और नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे। जब नज़दीक आ जाते हैं तो वही जो है लिक्विड बन जाता है, जितने नज़दीक आएंगे और ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे तो वही सॉलिड बन जाता है। ठीक है, यानी कि दाब बढ़ाते जाओ तो गैसीय अवस्था से द्रव, और द्रव से जो है ठोस में बदल जाता है। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाओ तो इसका उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो द्रव से ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बनती है। अब समझते हैं एक कॉन्सेप्ट है वाष्पन, इवापोरेशन जिसको कहते हैं। वाष्पन, आप अच्छा एक चीज़ आप लोग के दिमाग में, एक चीज़ मैं बताऊं, क्या कहते हैं, वाष्पन और बॉइलिंग, दो चीज़ में आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा। पहले समझ लेते हैं वाष्पन क्या है। आप देखिए कि नदी में या कहीं पे आप पानी खुला छोड़ दीजिए, बर्तन में रख दीजिए, क्या कहते हैं, चिड़िया को पीने के लिए आप लोग छत पे अक्सर पानी बर्तन में रखते हैं, तो आप देखते हैं धीरे 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 पानी खत्म हो जाता है। या आप घर में सतह पे जो है साफ़ कर दीजिए तो देखिए पानी धीरे धीरे सूख जाता है। तो ये जो पानी हर ताप पे होता है, हर ताप पे आप देखते हैं पानी धीरे धीरे क्या होता है, मतलब वाष्पित होके वो भाप में बदल के उड़ जाता है।
ठीक है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पन या इवापोरेशन कहते हैं। लेकिन बॉइलिंग क्या होता है, जब आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हो तो बॉइल, वो उसको कहते हैं बॉइलिंग, ठीक है। तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, लेकिन वाष्पन हर टेम्परेचर पे हो सकता है। तो ये अंतर है दोनों में। तो वाष्पन हर ताप पे होता है, लेकिन बॉइल केवल हर द्रव के लिए अलग अलग होता है। पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी 100 डिग्री पे जब आप पानी को पहुंचाएंगे तो बॉइल होके उसमें भी यही होता है, द्रव से गैस में बदल जाता है। और इसमें वाष्पन में भी आप क्या होता है, द्रव से गैस में बदलता है। लेकिन इसमें वाष्पन, तो ये देखिए वाष्पन सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, ये पानी जो है टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, धीरे धीरे जो है ऊपरी सतह का पानी, जिसका जो सबसे ऊपर वाला सतह वाला पानी है, तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है और वो क्या होता है, अपनी सतह को छोड़ देता है और छोड़ के वो भाप के रूप में बादलों के रूप में हो जाता है। तो देखिए ये आपका इवापोरेट हुआ, ठीक है, बादल बना। और बादल वहाँ पे जो है जब टेम्परेचर ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटता जाता है। जब टेम्परेचर घटेगा, कम होगा, तो वो वाष्प वापस जो है संघनित हो जाता है, कंडेंस होके जो है बादल, ये क्या कहते हैं, ये बन जाता है पानी की बूंद। और वही बूंदे, छोटी छोटी बूंदें मिलकर जब बड़ी होती है तो ऊपर वो धीरे धीरे बारिश के रूप में जमीन पे आ जाती हैं। तो इस तरीके से वापस नदी में आपका फिर आ गया। तो यही साइकिल, इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। आपके उसमें एग्जाम वगैरह में आता है ना वाटर साइकिल क्या होता है। तो आप देखिए पानी से वापस जो है भाप से ये वो बादल के रूप में, और फिर बादल जो है संघनित होके फिर वर्षा के रूप में जो ये इवापोरेशन है, उसको कौन कौन वाष्पन की जो क्रिया है वो जो है परिवर्तित होती है। तो देखिए सबसे पहले टेम्परेचर, आपने देखा होगा गर्मी के दिन पे देखिए पानी बड़ी जल्दी सूख जाता है, कपड़े आप धूप में डालिए सूख जाता है, क्यों, टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होता है, यानी कि ताप बढ़ने से वाष्पन की दर जो है बढ़ती है। तो यानी कि देखिए ये रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, ज़्यादा होती है एट T1। अगर हाई टेम्परेचर T1 हाई है और T2 लो है, तो अगर टेम्परेचर हाई होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। देखिए ज़्यादा पार्टिकल्स उड़ रहे हैं भाप बन के, और यहाँ टेम्परेचर कम है, इसलिए जो है आप देखिए ठंडी के दिनों में आप घर में रख देते हो, सूखता ही नहीं है आप जो है, ठीक है, क्योंकि दर कम हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ निर्भर करता है सरफेस एरिया। जैसे आप अभी एक छोटा सा ग्लास लीजिए, उसमें ग्लास में रखिए पानी और आप देखिए पीजिए, या देखिए आप बाउल में, कटोरी में आप जो है लीजिए। आपको खीर खानी होती है या घर में हलवा बनता है, तो आप क्या करते हैं, खीर आप कटोरी में लेके आते हैं, ठीक है। तो कटोरी में क्या होता है, वो धीरे धीरे ठंडा होता है, लेकिन वही प्लेट में आपको दे दिया जाता है तो आप जल्दी से आपका हलवा खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया आपका जो है प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, वो हलवा जल्दी ठंडा हो जाता है और जल्दी से आप, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है सरफेस एरिया बढ़ने से वाष्पन की दर बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया कम है, क्षेत्र, ये ऊपर का जो क्षेत्रफल है, यहाँ देखिए क्षेत्रफल ज़्यादा है, बड़ा है, यहाँ क्षेत्रफल कम है, इसलिए धीरे धीरे होगा। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है, हवा देखिए चल रही है। आपने देखा होगा जब हवा चलती रहती है तो आपका कपड़ा जल्दी सूखता है, लेकिन जब हवा चलती रहती है तो कपड़ा तेजी सूखता है। यानी कि विंड स्पीड पे हवा जितनी तेज चलेगा तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है। हवा कम चलेगा, इसलिए आप देखिए घर में जब कपड़े नहीं सूखते हैं तो आप क्या करते हो, सुबह आपको पहन के स्कूल आना है तो आप क्या करते हो, जल्दी से उसको जो है पंखा चला देते हो 5 नंबर पे, और क्या होता है, आपके कपड़े सारे सूख जाते हैं। और अगर जो है बाहर वैसे डाला रहता है तो नहीं सूखता है। और जो है चौथा फैक्टर है कि ह्यूमिडिटी। आप देखिए बारिश में जो है आपके कपड़े कम सूखते हैं, लेकिन गर्मी में ज़्यादा सूखते हैं, क्योंकि हवा में नमी होती है, उतनी बारिश में नमी ज़्यादा होती है, इसलिए आपके कपड़े कम सूखते हैं, देर में सूखते हैं, क्योंकि वाष्पन की दर घट जाती है, ठीक है। ऐसे जो है, लेकिन नमी, गर्मी में नमी बहुत कम होती है, तो आप बाहर आप डालो यहाँ तक कि, ठीक है, 5-10 मिनट में आपकी हैंकी सूख जाती है, ठीक है। यहाँ तक कि आप जो है मुँह आप साइकिल पे लेके या कहीं पे जा रहे होते हो, आप बस खिड़की के पास ऐसे टांग देते हो, 5-10 मिनट में सूख जाती है। तो ये जो है
वाष्पन ठंडी हो जाती है। आप देखिए घड़े वाष्पित होता है, उसकी सतह जो है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसमें से ऊर्जा अवशोषित कर लेती है, ठीक है। आपका फिर जब ऊर्जा पानी से निकलेगा तो पानी का टेम्परेचर गिर जाएगा, ठीक है। आप देखिए जैसे क्या कहते हैं, आप स्पिरिट लीजिए, स्पिरिट को हाथ पे डालिए तो स्पिरिट की जो है, स्पिरिट रूम टेम्परेचर पे बड़ी तेजी से वाष्पित होता है, इसीलिए स्पिरिट आप हाथ पे डालिए तो आपको ठंडा महसूस होता है। जब वाष्पन होगा तो क्या होगी, वाष्पन से क्या होगी, वो आपके हाथ से ऊर्जा ले ली, जब आपके हाथ से ऊर्जा ले ली और वाष्पित हो गया तो आपको ठंडा महसूस होता है। ये चीज़ कूलर में देखिए, कूलर में तेजी से वाष्पित होता है, चल रहा है, वाष्पित होगा तो कूलर क्या करता है, टेम्परेचर वो आसपास का वो बहुत तेजी से गिर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वाष्पन, ठीक है, वाष्पन क्या करता है, उस सतह से ऊष्मा ले लेता है, ठीक है, और खुद वो जो क्या कहते हैं द्रव है वो वाष्पित हो गया और उस सतह का टेम्परेचर उसने गिरा दिया, ठीक है, आपको इसलिए ठंडा महसूस होता है। अब आते हैं, हमें गर्मी में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। देखिए सूती कपड़े क्या होते हैं, उसमें क्या कहते हैं बीच में स्पेस होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जब आपके बॉडी में पसीना हुआ तो पसीने को अवशोषित करता है, ठीक है, कपड़े ने अवशोषित कर लिया और वो धीरे जब वो वाष्पित होगा, ठीक है, गर्मी की वजह से, तो आपको जो है ठंडा महसूस कराएगा, इसलिए जो है आपको गर्मी में सूती के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वाष्पित करके आपको ठंडा महसूस होता है। तो अच्छा, आपने एक चीज़ और देखा होगा कि जब आप अभी एक गिलास किसी गिलास में ठंडा पानी लीजिए तो बाहर जो है पानी के कण, पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं, ठीक है। देखिए जब जिस गिलास में आप पानी रखते हैं, ठीक है, तो वो सतह ठंडी हो जाती है तो वो बाहर के गिलास के सतह को भी ठंडी कर देती है। अब जब बाहर का सतह ठंडा है और बाहर जो वायु में नमी होती है, वो नमी जब उसके सतह के संपर्क में आती है, देखिए ये जो हवा है, हवा इसके संपर्क में आएगी तो ये ठंडी होगी, ठंडी होगी तो जो उसमें नमी है, वो भाप है, वो क्या होगी, संघनित हो जाएगी और इस पे जो है चिपक जाएगी आपके गिलास के चारों तरफ, इसीलिए आपको वहाँ पे पानी की बूंदें दिखाई पड़ती हैं। आप देखिए एसी वगैरह में, एसी जहाँ चलता रहता है वहाँ पे देखिए पानी की बूंदें, वो हवा की ठंडा, उसकी पाइप जो है ठंडी होती है, वो क्या करती है, अगल बगल जो वायु की नमी हो, ये भाप रहता है, उसको क्या कहते हैं ठंडा करके अपने चारों ओर जो है बूंदों के रूप में वो चिपक जाती है। ऐसे ये कार में ऐसी चलती रहती है, उसके शीशे के बाहर देखिए पानी की बूंदें आपको दिखाई पड़ती हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसको जो है पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे आप उसमें अपने क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए, मैं देख के सारे क्वेश्चन को आंसर कर दूंगा एक अलग वीडियो में। तो थैंक यू।